हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? किस तरह का चल रहा है आपकी पढ़ाई? क्योंकि हम जो लगातार सेशन यहाँ पर चला रहे हैं उड़ान बैच में, जिसमें हम लोग यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चला रहे हैं इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की और जनरल अवेयरनेस की, बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग फ्री क्लास चला रहे हैं। तो आज का हमारा जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है वो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यानी वित्तीय समावेशन है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, यानी पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने जो भी नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोई नए बैंक शुरू किए हैं, कोई नए कैंपेनिंग स्कीम शुरू किए हैं, तो आज का हमारा डिस्कशन उसी पे होने वाला है। अगर आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है तो एक बार बता दीजिए, जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट करें। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ऑल ओके, ठीक है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी आपसे एक डिस्कशन किया, एक बात की, और वो बात थी किस बारे में? वो बात थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। यानी हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन। तो ये जो टर्म है वित्तीय समावेशन, 12 जो 5 ईयर प्लान था हमारा, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था, जो फोकस्ड एरिया था, वो दो बात करी थी उन्होंने। तो बेसिकली 11th में भी और 12th में भी। 11th में थोड़ा सा एरिया इस पे ज्यादा नहीं था, लेकिन 12th 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था दो बातों पर। पहला तो था फाइनेंशियल इंक्लूजन और दूसरी बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा सा मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि उन लोगों तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना जिन तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंचा पाए। 1947 से हम लोग आजाद हुए और आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्या क्या कोशिश कर रही है सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि हर तरह से लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे। इसमें डोर स्टेप बैंकिंग की बात आई, नो फ्रिल्स अकाउंट्स की बात आई, तो बहुत सारी बातें इसमें की गई। तो बेसिकली हर आदमी तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना, हर आदमी को इजी लोन्स अवेलेबल करवाना, यही क्या है? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स लॉन्च की, जो भी बातें करी, जो भी इनिशिएटिव्स लिए, उन सब पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें एक हमारा टॉपिक मुद्रा बैंक है, अटल पेंशन योजना है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं। तो इन सारे के सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के मैटर्स पे हम आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इसमें है मुद्रा बैंक। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है वो है मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी इस योजना का नाम क्या है, स्कीम का नाम क्या है? PMMY, यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम पर एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये मुद्रा जो है, बेसिकली इस मुद्रा का भी एक टर्म है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो ये मुद्रा योजना जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के शुरू की गई इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की अब तक की सबसे बड़ी स्कीम है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। PMMY को प्राइम मिनिस्टर ने कब लॉन्च किया? इसका लॉन्चिंग टाइम था अप्रैल 8, 2014। तो 8 अप्रैल 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू की अपनी स्कीम जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो शुरू की गई थी, इसके पीछे एक पर्पस हमने बात करी क्या? इसके पीछे सबसे पहला जो पर्पस था वो क्या था? पहला पर्पस था लोगों तक फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना, ठीक है। अब इस मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो भी काम किया, ठीक है, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट किस पे पड़ने वाला है? सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है उन लोगों पर जो कि अपना कोई स्टार्टअप करने वाले हैं। यानी कि प्रॉब्लम क्या आती है कि हम
बैंक्स के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बैंक्स हमें इजी लोन नहीं देना चाहते, वो हमसे मॉर्गेज रखवाना चाहते हैं, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री उसको चेक करना चाहते हैं, बहुत सारी कोलेटरल बातें इसमें की जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया मुद्रा योजना को शुरू करने का, उसके पीछे सीधा सा पर्पस क्या था कि जो लोग अपना सेल्फ ये एम्प्लॉयमेंट होना चाहते हैं, जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए इजी फाइनेंसिंग हो। तो इजी फाइनेंसिंग को ध्यान में रख करके प्राइम मिनिस्टर ने अप्रैल 8, 2014 को जो योजना शुरू की उसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। ठीक है, इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हम अगले पे बात करें कि बेसिकली इसमें है क्या, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना? तो इसमें सबसे पहला तो है कि इसका इंटरेस्ट रेट कम है। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के हिसाब से, क्योंकि ये एक लोन स्कीम है और लोन भी किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। तो PMMY के अंडर में क्या हुआ कि इसकी जो लोन इंटरेस्ट रेट है वो कम रखा गया, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या RRBs हैं या जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, उन सबको अथॉरिटी दी गई कि वो PMMY के तहत लोन इशू कर सकते हैं। लेकिन इसमें लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम रखा जाता है, जनरली 10% से कम का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, फिर दूसरा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो कितना है? वो है 10 लाख रुपीज, यानी कि बैंक मैक्सिमम कितना अमाउंट दे सकता है? ओनली 10 लाख रुपीज। तो इसमें जो 3 तरह के लोन रखे गए, तो उसमें लोन्स की जो कैटेगरीज हैं वो है 3। पहला है शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। तो जैसे हमारी एज होती है ना, हमने एज के हिसाब से क्या किया कि जैसे सबसे पहला जो वो है हमारा लाइफ जो है उसका शिशु है, शिशु या इन्फेंट होता है कब? 6 साल तक के बच्चे को बोलते हैं शिशु। फिर उसके बाद किशोर या एडोलसेंट किसको बोलते हैं? किशोर या एडोलसेंट बोलते हैं 6 से लेके 14 साल तक के, 15 साल तक के बच्चे को। और उसके बाद होता है तरुण या एडल्ट। तो इस तरह से क्या हुआ, इसके 3 स्कीम्स रखी। तो अभी उन पर तीनों को डिटेल में बात करेंगे। पहले क्या कि शिशु, किशोर और तरुण। अब जैसे जैसे आप एज के हिसाब से बढ़ रहे हो वैसे वैसे इसमें लोन का क्राइटेरिया भी बढ़ता है। तो सबसे छोटा जो लोन है वो 50,000 रुपए तक का है, यानी शिशु लोन कितने तक का है? 50,000 तक। फिर जो तरुण लोन है वो कितने तक का है? 50,000 टू 5 लाख रुपीज किशोर ऋण, और तरुण ऋण कितने का है? 5 लाख टू 10 लाख रुपीज। तो ये 3 कैटेगरी इसमें गवर्नमेंट ने बनाई। फिर अगला है इनकी प्रोसेसिंग फी। तो ये बात आप जानते हो कि आप कोई भी अगर लोन लोगे तो उसकी प्रोसेसिंग फी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो बैंक क्या करता है कि टोटल जो भी आपका लोन अमाउंट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो प्रोसेसिंग फी के रूप में और रखता है। तो आपकी जो EMIs आती हैं वो बेसिकली वो लोन अमाउंट तो होता ही होता है, साथ में प्रोसेसिंग फी भी उसमें इंक्लूड होती है। तो इस तरह से वो आपसे एक तरह डबल चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं होगी। तो द बैंक विल नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग फी अंडर PMMY। ठीक है, फिर इसके बाद इसका एज क्राइटेरिया, यानी कितने से कितने साल तक के लोग हैं जो PMMY के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। तो उसका एज कैटेगरी है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स। तो मिनिमम 18 ईयर्स का यानी एडल्ट होना चाहिए और मैक्सिमम कितना? 65 ईयर्स तक। तो ये जो बीच की एज कैटेगरी के लोग हैं ये मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन अपने स्टार्टअप्स के लिए ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई लोन ये पे नहीं कर पाते हो तो उसके अगेंस्ट में क्या बैंक आपसे कोई मॉर्गेज डिमांड कर सकता है? नहीं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आपका लोन अगर पे नहीं हो तो उस कंडीशन में आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यानी एक तो आपसे बैंक ने कोई भी मॉर्गेज नहीं रखवाया, कोई भी आपने चीजें गिरवी नहीं रखी, आपके कोई प्लॉट के पेपर्स या आपका गोल्ड या आपका कोई मकान, आपको कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना है। लेकिन अगर कोई इसको पे नहीं करना चाहे तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उसके सिबिल स्कोर पे जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है और फ्यूचर में फिर उसको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी वाला ये लोन है। फिर इसके बाद इसमें मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी कम से कम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो सकता है।
और इसका रीपेमेंट टेन्योर कितना है, 5 इयर्स। तो जिसने भी लोन लिया है उसको जो अमाउंट है विद इंटरेस्ट 5 इयर्स के अंदर अंदर उसको जमा करना होता है। 5 साल के बाद भी अगर वो उसको जमा नहीं करता है तो फिर उस पर पेनल्टीज या फी चार्ज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या है, एक तो इसका एज क्राइटेरिया फ्रॉम 18 ईयर्स टू 65 ईयर। दूसरा, इसका कोई मिनिमम लोन अमाउंट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 10 लाख रुपए तक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन्स, शिशु, किशोर एंड तरुण। आपको लोन के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी या मॉर्गेज नहीं रखना है। ठीक है, आपको ने जो लोन लिया है उसका टर्म कितना है, मैक्सिमम 5 इयर्स। तो इस तरह के बेसिक फीचर्स वाला लोन है, लोन नंबर है कौन सा, ये स्कीम है PMMY। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हम बात करें कि लोन स्कीम ऑफर्ड अंडर मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन स्कीम आई है, ठीक है, इसमें 3 स्कीम्स हैं। सबसे पहली जो स्कीम अभी हमने बात करी, इसका नाम है शिशु लोन। तो पहली स्कीम कौन सी है, पहली स्कीम है शिशु लोन या शिशु ऋण। मैंने अभी आपसे बात करी कि शिशु लोन या शिशु ऋण का जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, अप टू 50,000 रुपीज। यानी ये कितने से कितने तक है, अप टू 50,000 रुपीज। एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा इसमें कि ये जो लोन अमाउंट है ये बेसिकली दिया किसको जाता है, यानी इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। इसके लिए एलिजिबल बेसिकली वो लोग हैं जो अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, वो किसी की नौकरी नहीं करना चाहते, या ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो अपना स्टार्टअप लेकर के आए, उनके पास कोई इस तरह का इनोवेटिव प्लान है, नया बिजनेस आइडिया है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं से भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो सिचुएशन में उन लोगों के लिए इजी लोन्स का यह तरीका है, लेकिन इसमें फार्मिंग इंक्लूड नहीं है। तो फार्मिंग को छोड़ करके बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो ये इस तरह का सर्विस सेक्टर हो, किसी के लिए भी लोन अवेलेबल है PMMY में, लेकिन फार्मिंग सेक्टर का नहीं है। यानी आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो तो PMMY में मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। आपको अगर कोई नई तरह की खेती करनी है तो भी लोन नहीं मिलेगा। तो वो KCC के अंतर में आप लोन ले सकते हो, लेकिन PMMY में केवल लोन किसका मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस सेक्टर का। ठीक है, तो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कोई माइक्रो लेवल का कोई कंपनी आप बना सकते हो, या कोई अपनी फैक्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये केवल उसके लिए लोन है। तो उसमें पहला जो लोन है उसका नाम क्या है, शिशु ऋण या शिशु लोन, और इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना है, फ्रॉम अप टू 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपए तक का बिना किसी सिक्योरिटी का लोन किसमें मिलेगा, शिशु लोन में। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी तरह का जो लोन है इसका नाम है किशोर ऋण। अब ये किशोर ऋण जो है, इसकी जो क्राइटेरिया है वो है 50,000, उसके ऊपर का हो गया। तो 50,001 रुपीज से लेकर के 5 लाख रुपीज तक, तो 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है, जो लोन है, वो किसको मिलेगा, वो किशोर ऋण की क्राइटेरिया को मिलेगा। अब बेसिकली आपने अगर शिशु लोन लिया तो आपका इसमें पर्पस क्या है कि आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है, उसके लिए आपने लिया। लेकिन आपको 5 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो उसके लिए आपने कोई मशीनरी खरीदी हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदे हो, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो बेसिकली क्या करना होता है मुद्रा में कि आप अपनी तरफ से पैसा लगा दो। यानी करना क्या आपको इनिशियली कि आपको वो सामान खरीदने के लिए अपना पैसा लगा देना है। उसके बाद आप उस सारा का सारा सामान जो आपने खरीदा है उनके बिल्स लो, और बिल्स ले जाकर के PMMY में आप एप्लीकेशन भर दो, और उस एप्लीकेशन के साथ में लगेंगे कितने भी, जितने आपने सामान खरीदा था उन सबके बिल्स। तो वो जो सारे बिल्स हैं वो लगेंगे। अब क्या होगा कि वो जो कंपनी है, यानी जो बैंक जिसके पास आप लोन लेने के लिए गए हो, इसमें सभी बैंक्स एलिजिबल हैं, सभी कमर्शियल बैंक्स हैं, सभी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या फॉरेन बैंक्स हैं, ये सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन RRBs कोई भी PMMY का मुद्रा लोन नहीं देता। तो ये बात आपको यहां पे याद रखनी है क्या,
कि आरआरबीज कोई भी मुद्रा लोन वाला लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आरआरबीज का प्राइम लैंडिंग सेक्टर कौन है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इसमें क्राइटेरिया में नहीं आता। तो यही रीजन है क्या कि एग्रीकल्चर की वजह से आरआरबीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले सकते हो, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो। कमर्शियल बैंक्स में नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हमने किशोर लोन लिया। फिर इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी है वो है तरुण लोन। तो थर्ड कैटेगरी है कौन सी? तरुण लोन या तरुण ऋण। इसका जो क्राइटेरिया है वो है 5 लाख टू 10 लाख रुपीस। तो कितने से कितने तक है? 5 लाख टू 10 लाख रुपीस। तो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलेगा किसमें? तरुण में। तो इस तरह से 3 हमने टाइप्स ऑफ लोन्स पढ़े इसमें। पहला था शिशु अप टू 50,000 रुपीज, दूसरा है किशोर 50,000 रुपीज टू 5 लाख रुपीज, थर्ड है तरुण 5 लाख रुपीज टू 10 लाख रुपीज। तो ऐसे करके 3 टाइप्स के लोन इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये बात हमने बात करी कि ये फार्मिंग के लिए नहीं है। तो फार्मिंग इसमें एलिजिबिलिटी में नहीं आता। आप जो बैंक्स के पास एप्लीकेशन लगाओगे, एक तो अभी हमने बात करी कि आप जो कुछ भी खरीद रहे हो उसके बिल सारे के सारे लगेंगे आपके एप्लीकेशन के साथ में। फिर आपका जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूवल देना या नहीं देना पूरी तरह से बैंक की मर्जी है। यानी हमने कल जो बात करी थी कि बैंक के पास इस सिचुएशन में डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी विवेकाधिकार होता है। तो बैंक के पास ये पूरी अथॉरिटी है कि वो चाहे तो उसको सैंक्शन करे, चाहे तो नहीं करे। अगर बैंक सैंक्शन करता है तो कितने दिन के अंदर वो आपके जितने भी बिल्स है उनका सेटलमेंट करता है, वो उसकी मर्जी है। तो सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो बिल्स आप लगा रहे हो वो सारे के सारे बिल्स उनके अकाउंट में जाएंगे जहां से आपने सामान खरीदा। ठीक है, तो जैसे आपने मान लीजिए एसीज खरीदे या आपने मान लीजिए कोई फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी, तो जहां से भी खरीदी गई है सीधे उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, उस कंपनी के या उस फैक्ट्री के या उसके जो भी पॉइंट ऑफ सेल है उसके अकाउंट में। तो वहां से फिर आपको सामान जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के स्टार्टअप के साथ में पीएमएमवाई जो है वो स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं कि पीएमएमवाई में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं किसमें? इस पीएमएमवाई में एप्लीकेशन के लिए। तो उसमें पहला है डुली फिल्ड एप्लीकेशन विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो 2 एप्लीकेशंस होंगे और दोनों में पासपोर्ट साइज फोटो होगी। दूसरा है केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट आप जानते हो, यानी नो योर कस्टमर। तो फिलहाल जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल कंपनीज, उन सबको केवाईसी कंपलसरी है। तो केवाईसी जिसमें नो योर कस्टमर यानी कस्टमर्स की डिटेलिंग होती है, वो सारी सारी हर बैंक को फिल करना जरूरी होता है। तो केवाईसी की डिटेलिंग इसमें जाएगी। उसके लिए क्या लगेगा? पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या वो सारे के सारे यूटिलिटी बिल जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरूरी हैं? एक तो है पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड या फिर कोई भी बिल। ये सारे के सारे में से कोई भी एक, इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 2 कंपलसरी होते ही होते हैं किसी भी लोन के लिए। फिलहाल 2, एक तो पैन कार्ड और एक आधार कार्ड, दोनों कंपलसरी कर रखा है क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है वो सीधे आपके अकाउंट से अटैच होते हैं। तो यही रीजन है कि इन दोनों को हर चीज के लिए, हर तरह के लोन्स के लिए, हर तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, सर्विसेज के लिए इन दोनों को कंपलसरी किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है प्रूफ ऑफ बिलोंगिंग टू अ स्पेशल कैटेगरी। यानी कि अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी है, जैसे आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं या वुमेन है, तो इनमें से कोई भी कैटेगरी जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर थोड़ा सा वजन आए। वजन क्यों आए? क्योंकि ये प्राइमरी लेंडिंग वाला पार्ट हो गया, तो प्रायोरिटी सेक्टर इसमें आ गया, यानी एसटी, एससी, ओबीसी और वुमेन। अगर आप इनमें से कोई भी हैं तो फिर सिचुएशन में आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, यानी आप जो लोन लेने हो उसको एक कदम और आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद है लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट।
अगली चीज वो आपसे जानना चाहते हैं क्या, कि पिछले 6 महीने में आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस कैसे हैं। अब देखो ये चलो ये तो हमने मान लिया कि पीएमएमवाई में, मुद्रा लोन में बैंक आपसे कोई मॉर्गेज तो नहीं रख रहा, लेकिन वो आपसे लोन पेइंग कैपेसिटी तो देखेगा ना। वो ये तो देखेगा ना आपसे कि पिछले 6 महीने में आपके अकाउंट में पैसा आया है नहीं आया, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यानी जो भी लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के बैंक आपको दे रहा है, क्या आप वो लोन पे कर सकते हैं। इसी बात को जानने के लिए बैंक क्या करता है कि बैंक आपसे पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट मांगता है। ये आ गया। फिर इसके बाद आप जो भी बिजनेस करना चाहते हो उसका एड्रेस आएगा। आपने अगर मान लीजिए वो जगह रेंट पे ले रखी है तो रेंट एग्रीमेंट उसके साथ लगेगा, ठीक है। या आपकी वो खुद की है तो फिर आपको उसका जो भी वो डॉक्यूमेंट होगा जो ये सपोर्ट करता होगा कि ये जगह आपकी है, जैसे वो कोई पट्टा हो सकता है तो वो आपको वहां पर लगाना होगा। तो उसमें टेन्योर प्रूफ जो भी है वो लगाना है। फिर इसके बाद है कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि बैंक आपसे मांगता है, तो इन सब का तो रिक्वायरमेंट है ही है। इसके अलावा और भी कोई है जो बैंक आपसे मांगता है तो वो आपको यहां पर लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, मुद्रा लोन के बारे में। तो बेसिकली मुद्रा लोन का सीधा सीधा जो पर्पस है वो क्या है, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। अब इसमें कुछ बातें जो रह गई वो ये है कि इसके लिए एक मुद्रा कार्ड भी बनता है। यानी आपने अगर मुद्रा लोन में लोन लिया है तो एक मुद्रा कार्ड भी बनता है, और इस मुद्रा कार्ड को सपोर्ट करता है कौन, रुपए। यानी ये इंडिया का जो नेटवर्क, पेमेंट नेटवर्क कार्ड है रुपए, वो सपोर्ट करता है किसको, इस मुद्रा कार्ड को। तो मुद्रा कार्ड पे ब्रांडिंग है लोगों किसकी है, वो रुपए की है, ठीक है। दूसरी चीज, ये मुद्रा बेसिकली कंपनी है किसकी, ये सिडबी का है। तो इसका सिडबी जो है वो है इसका ओनर। तो मुद्रा का ओनर कौन है, मुद्रा का ओनर है सिडबी, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिडबी जो है, ये सिडबी का हेडक्वार्टर है कहां पर, लखनऊ में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी, लखनऊ। और ये बना था कब, 1990 में। तो ये आप जानते हो। तो सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड है या एक बैंक है, तो ये सिडबी क्या करता है बेसिकली, कि सिडबी इन सारे के सारे जितने भी मुद्रा लोन्स हैं इनका रेगुलेशन करने का काम कौन करता है, सिडबी। तो ये पीएमएमवाई जो योजना है उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके पास है, ये सिडबी के पास ही है, ठीक है। लेकिन सिडबी क्या कर रहा है कि वो सभी कमर्शियल बैंक से लोन दिलवा रहा है, किस बात के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए या स्मॉल इंडस्ट्रीज के स्टार्टअप के लिए, ठीक है। तो ये जो सारा मैटर था वो हमने किसके लिए पढ़ा, ये हमने पढ़ा बेसिकली मुद्रा लोन के लिए। अमन ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर ट्रांजैक्शन लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा हो तो अप्रूवल हो जाएगा। हां, अगर ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है तो अप्रूवल तो होगा ही होगा। तो बेसिकली वो क्या देखना चाहते हैं आपसे, वो आपकी लोन पेइंग कैपेसिटी देखना चाहते हैं। तो ट्रांजैक्शन देखने का पर्पस क्या होता है कि वो लोन आप पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो ये जानना चाह रहे हैं। आपने मान लीजिए लोन ले रहे हो आप 6 लाख का, लेकिन आपका पिछले 6 महीने के जो ट्रांजैक्शन हैं वो 10 लाख के ऊपर के, तो इसके लिए तो लोन ईजी होगा ना आपका। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन मान लीजिए 50,000 की है पिछले 6 महीने में, तो लोन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखनी है, कल को आप भी ये काम करने वाले हो, ये डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधिकार, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास है डिस्क्रिशनरी पावर है ना। डिस्क्रिशनरी पावर का सीधा सा मतलब क्या होता है कि बैंक की मर्जी है वो उस लोन को अप्रूव करे या अप्रूव नहीं करे। आप बैंक से झगड़ नहीं सकते इस बात के लिए कि आपने मेरा लोन अप्रूवल क्यों नहीं किया। और अब तो जो इस समय कोरोना पैंडेमिक में कंडीशन चल रही है, फिलहाल तो सिचुएशन ये कि आप चाहे कितने ही अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगा दो,
कितनी बढ़िया फाइल बना लो, लेकिन अभी आपको लोन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जब मीडिया आती है तो उसके सामने तो कहती है कि हमने 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो मार्केट में बूस्टअप स्टिमुलस के रूप में पहुंचा दिए, और वो पहुंचेंगे कहां? वो इस मुद्रा लोन के लिए और बाकी लोन्स के लिए हैं जो अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि उसी गवर्नमेंट ने इन सारे के सारे मैनेजर्स को, बैंक मैनेजर्स को फोन करके बोला है किसी को लोन दे मत देना। क्यों मत दे देना? क्योंकि इस समय गारंटी नहीं है कि वापस आएगा, कंडीशन इस समय ये। तो बेसिकली ये डिस्क्रिशन का मैटर हो गया। डिस्क्रिशन का सीधा सा मीनिंग क्या हुआ कि वो आपकी वो जो सिबिल स्कोर है, वो जो आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, उन सबको देख करके केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। दूसरा, आपका स्टार्टअप कितना बढ़िया है ये भी वही जानते हैं। तो ये सारा डिस्कशन का मैटर है। लोन देना नहीं देना पूरी तरह से बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। ठीक है। न्यू स्टार्टअप में लास्ट 6 मंथ्स का ट्रांजैक्शन कैसे शो करेगा कस्टमर? न्यू स्टार्टअप में उसको करना पड़ेगा ना भाई, अगर वो नहीं करेगा। देखो, आप इस बात को समझिए ना कि बैंक आपको लोन क्यों दे। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, बैंक आपको लोन क्यों दे? क्वेश्चन मार्क तो बड़ा ये है ना। आप बैंक के रिलेटिव थोड़ी लगते हो भाई, आप बैंक मैनेजर के भतीजे हो, भांजे हो, बेटे हो, तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं हो तो वो आपको क्यों लोन दे? बेसिकली बैंक ये भी तो देखेगा ना कि मैं जिसको लोन दे रहा हूं वो लोन वापस कर सकता है या नहीं कर सकता। अब अगर आप 6 महीने तक भले क्या कर लो कि अपने एक फ्रेंड से 50,000 रुपए ले लो और हर तीसरे दिन 50,000 डिपॉजिट करो और निकालो, फिर 50,000 डिपॉजिट करो और निकालो, आप चाहे यही करते रहो। लेकिन जब तक आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस नहीं बोलेंगे तब तक कोई बैंक आपको लोन देगा क्यों? यानी अगर आपका पिछले 6 महीने से 1 रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है तो क्या इस बेस पे कोई बैंक आपको 5 लाख का लोन दे देगा? क्यों देगा मुझे बताओ। आपका भी कल को बैंक में सिलेक्शन होगा, आप भी उस हॉट सीट पे बैठोगे, तो क्या आप दे दो किसी को? कोई नहीं देता भाई। ये जमाना ऐसा नहीं है कि यहां पर लोग शक्ल देख के लोन देते हो। यहां जमाना वो है जब लोग क्रेडिट हिस्ट्री देख के लोन देते हैं। मेरी शक्ल अच्छी है या आपकी शक्ल अच्छी है, इस बात पे लोन थोड़ी मिलेंगे। लोन किस बात पे मिलेंगे कि भैया आपके दाम आप चुका पाओगे कि नहीं, आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री किस तरह की है, आपका सिबिल स्कोर क्या है, आपके ट्रांजैक्शंस क्या कह रहे हैं, इसी बात पर लोन मिलता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आप लोन दे लो। ठीक है। तो फिर हम अगले स्टार्टअप पे आ रहे हैं, इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजनरी प्लान था। ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया का मतलब क्या? खड़े हो जाओ इंडिया, इसका मतलब तो ये हुआ ना। लेकिन स्टैंड अप इंडिया का मतलब क्या है कि बेसिकली वो जो लैंडिंग है, वो लैंडिंग किन लोगों को देनी है? वो एक टारगेटेड लोग हैं। तो कुछ टारगेटेड लोगों को लोन देना और उनको बेसिकली स्टार्टअप्स में जोड़ना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जोड़ना, इस काम के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एक और सर्विसेज, एक और स्कीम शुरू की, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका भी टारगेट है, जिसका नाम क्या है? स्टैंड अप इंडिया। और इसको शुरू कब किया? 5 अप्रैल 2016 को। तो अप्रैल 5, 2016 को शुरू हुई कौन सी कैंपेनिंग, जिसका नाम था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में जो एलिजिबल लोग हैं वो कौन कौन है? तो स्टैंड अप इंडिया के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? पहला है एससी या एसटी। तो अगर जिसने भी एप्लीकेशन लगाई, तो एप्लीकेशन लगाने वाला या तो एसटी है या एससी है या फिर विमेन है। तो इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है तो ही स्टैंड अप इंडिया वाले लोन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि जिसने भी एप्लीकेशन लगाई है वो एसटी हो, एससी हो या वुमेन हो, तो ही लोन मिलेगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, वो 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 18 से कम का होगा उसको लोन नहीं मिलेगा। अब ये 18 जो एज है वो बार बार क्यों आती है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या रीजन है कि गवर्नमेंट 18 से कम वाले को कोई भी लोन नहीं देती? क्या रीजन है इसके पीछे? बताइए बताइए।
देखो, मुद्रा कार्ड तो हमने आज डिस्कशन किया है, किसान क्रेडिट कार्ड को हम अगली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। बताइए, 18 ईयर्स की जो एज है वो क्यों दी जाती है, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि बिलो 18 का सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, वो तो 20 ईयर्स का भी नहीं हो सकता। यानी जैसे इन्होंने कहा कि 18 ईयर्स से कम वाले का जो है वो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो 20 वाले का, 21 ईयर वाले का है, वो भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैटर देखिए क्या है कि इसमें सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो अलग मैटर है। 18 ईयर से कम के लिए हमारा लॉ अलाउ नहीं करता। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट जो बना हुआ है, जो चाइल्ड लेबर को जो है वो प्रोहिबिटेड मानता है या उसको प्रतिबंध लगाता है, तो उसके हिसाब से 18 साल से कम वाले के लिए कोई भी लेबर अलाउड नहीं है। तो यही रीजन है कि 18 साल से कम का, क्योंकि वो एडल्ट नहीं है, तो लॉ के हिसाब से ये सारी फैसिलिटी जो है ना लोन वाली, वो केवल किसको मिलेंगी, वो एडल्ट को मिलेंगे। तो इसीलिए 18 साल के मिनिमम एज क्राइटेरिया इसमें रखा हुआ है हर तरह की लोन्स में, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है, मिनिमम का चक्कर है। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था मुद्रा लोन के लिए 18 to 65, इसमें मिनिमम कितना है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम नहीं है। दूसरा, यहां भी वही प्रॉब्लम है क्या, कि ये भी फार्म सेक्टर के लिए नहीं है। तो ये जो लोन है स्टैंड अप इंडिया, ये भी फार्म सेक्टर के लिए नहीं है। जैसे उन्होंने पूछा कि स्टैंड अप का सीधा सा मतलब क्या होता है, स्टैंड अप मतलब खड़ा हो जाना, तो ये मैटर एम्पावरमेंट का हुआ। तो यानी एसटी, एससी, ओबीसी, उनको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लेके आना है। तो इस तरह के इनिशिएटिव जिसमें इस कैटेगरी को यानी एसटी, एससी, ओबी या इसको वुमेन को शामिल किया गया कायबात के लिए, उनको शामिल किया गया जिससे वो अपना खुद का रोजगार, खुद का एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सके। तो यहां पर ये एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण का मामला है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का मामला है, या एसटी, एससी जिनको सोशली बैकवर्ड माना जाता है उनके एम्पावरमेंट का मामला है। इसीलिए इन तीनों कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पीएमएमवाई यानी मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया, ये दोनों में ही फार्म सेक्टर नहीं है, तो खेती के लिए दोनों में लोन्स नहीं मिलते, ठीक है। अगला है, ये केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का सीधा सा मतलब है कि ऐसा कोई भी स्टार्टअप हो जिसकी वजह से एक तो क्लीन एनर्जी जो है वो उसको नुकसान हो रहा हो या एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा हो वो, और दूसरा इसमें क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो कि पहली बार कोई लोन ले रहा हो, ठीक है। तो अगर उसने पहले कोई उसके नाम पे स्टार्टअप नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है, तो ही उसको लोन मिलेगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। यानी अगर किसी के नाम पे ऑलरेडी कोई स्टार्टअप है, पहले से कोई काम कर रहा है, तो फिर उसको लोन नहीं मिलेगा। तो जो पहली बार काम कर रहा है केवल उसी को लोन इसमें मिलेगा। फिर इसके बाद अगला है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई एसटी, एससी या ओबीसी या वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर रहे हैं, उसने किसी की पार्टनरशिप में काम किया है, तो अगर मान लीजिए 2 पार्टनर या 3 पार्टनर जो भी हैं, अगर वो सारे के सारे सेम कैटेगरी के हैं या एसटी, एससी, वुमेन में से कोई है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें से एक अदर कैटेगरी का है, यानी वो एसटी, एससी, वुमेन को बिलोंग नहीं करता, तो उस सिचुएशन में ये जो भी स्टार्टअप है उसका कम से कम 51%, तो उसका कम से कम 51% की जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास होनी चाहिए, एसटी, एससी या वुमेन के पास। तो इन तीनों में से किसी एक के पास मिनिमम 51% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तो ही उसको स्टैंड अप इंडिया का लोन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला एक और इंक्लूजन स्कीम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में आपने खूब सारा सुना होगा। उस समय बहुत ज्यादा मीडिया में छाया हुआ मामला था कि प्रधानमंत्री ने एक इस तरह का योजना शुरू की है जिसमें डोर स्टेप बैंकिंग
या घर घर बैंकिंग, इस तरह की स्कीम्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया गया? ऑन 28 अगस्त 2014। तो 28 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक योजना शुरू की जिसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री जनधन योजना या PMJDY। ठीक है, तो PMJDY या प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से स्कीम लॉन्च हुई। तो ये जो स्कीम लॉन्च हुई, इसका जो टैगलाइन थी वो टैगलाइन थी मेरा खाता भाग्य विधाता। तो क्या बोला इसमें? मेरा खाता भाग्य विधाता। तो ये था इसकी टैगलाइन। तो इस टैगलाइन के साथ में, इस पंचलाइन के साथ में शुरू किया प्रधानमंत्री जनधन योजना को। ठीक है, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो बेसिक पर्पस था, वो बेसिक पर्पस था क्या? बैंकिंग फैसिलिटीज को एनहांस करने का, बैंकिंग सर्विसेज को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का, और हर इंडियन के पास में जो 18 साल से ऊपर का है कम से कम, वैसे इसमें 10 साल से ऊपर वाले भी एलिजिबल हैं। तो बेसिकली जो थोड़ा सा समझदार है, 18 साल का मान लेते हैं, तो 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनके पास तो कम से कम बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। क्योंकि इसमें बात की क्या कर रहे थे वो लोग कि हर तरह का जो भी बैंकिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम लॉन्च करती है या गवर्नमेंट कोई भी अगर सब्सिडी देती है तो वो सीधे आपके अकाउंट तक पहुंचाएगी। तो सीधे आपके अकाउंट तक पहुंचाने के लिए हर तरह की सर्विसेज को ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। अब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरू की गई थी, ठीक है, इसमें एक तो बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाना था। तो इसका एक पर्पस तो क्या है कि बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाना, हर आदमी तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना। दूसरा, इजी बैंकिंग। तो इन बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाने के साथ ही एक और क्या करना है? इजी बैंकिंग को भी लेके आना है। तो इजी बैंकिंग के बाद दूसरी बात की थी अफोर्डेबल बैंकिंग। यानी क्या बात करी इन्होंने? अफोर्डेबल बैंकिंग। अफोर्डेबल बैंकिंग का मतलब क्या है कि जो भी बैंकिंग सर्विसेज को यूज करता है उस पर बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं हो। तो जैसे हिडन चार्जेस होते हैं बहुत सारी बैंक्स के, तो वो हिडन चार्जेस को बंद करना, जैसे कि मिनिमम बैलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट को या बहुत सारे जो सर्विस क्लास वाले हैं उनको, क्योंकि जिनकी सैलरी कम है क्या करना होता है उनको पहले ही दिन जैसे ही सैलरी आई, खर्चे बेसिकली 2 महीने पहले से तैयार हो रहे होते हैं। तो जैसे ही सैलरी आती है उनको अपनी सारी की सारी सैलरी निकालनी होती है। तो सिचुएशन में मजबूरी क्या होती है? मजबूरी ये होती है कि अकाउंट में पैसा रहता ही नहीं, तो मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए पीएमजेडीवाई में अफोर्डेबल बैंकिंग की बात की, यानी सस्ती बैंकिंग करनी है, हर लोगों तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। अब आपके पास बैंकिंग चार्जेस के नाम पर बहुत सारे पैसे कटते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट के नाम पर पैसा कटता है, या एटीएम डेबिट का, क्रेडिट कार्ड के नाम पर पैसा कटता है, चेकबुक का पैसा कटता है, और बहुत सारे तमाम तरह के चार्जेस हैं जो बैंक अपने कस्टमर्स पर लगाती है। तो इसमें जो खाते होंगे उन पर वो चार्जेस कम से कम होंगे। जैसे पीएमजेडीवाई में जो अकाउंट्स होते हैं उनके लिए चेकबुक इशू नहीं होती, उनके लिए केवल पासबुक देते हैं और एक एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो ये इस तरह से सर्विसेज को अफोर्डेबल भी बना सकते हैं। तो इसमें जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था वो थे नो फ्रिल्स अकाउंट्स। अब यहां जो टर्म है ना, ये नो फ्रिल्स अकाउंट्स, इसका मतलब है शून्य राशि खाते। यानी किस तरह के अकाउंट्स बनाने हैं? ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं जिनमें कि जीरो बैलेंस रहता हो। तो जीरो बैलेंस होने के बाद भी आपके अकाउंट से कोई भी मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्ज नहीं कटे। यही क्या था? नो फ्रिल्स अकाउंट्स। तो नो फ्रिल्स अकाउंट्स को इसमें लाया गया, इस तरह की लाने वाली ये दूसरी स्कीम थी।
तो एक बात और, ये जो स्कीम थी ये बेसिकली कोई इनिशिएटिव इस तरह का नहीं था, इसके पहले दूसरे नाम से एक और स्कीम चला करती थी। हमारे महान प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि उस स्कीम का केवल नाम बदल दिया, और नाम बदलने के बाद में एक नए सिरे से इस वाले स्कीम को लेकर के आए। ठीक है, अब इसका मार्केटिंग इतनी ज्यादा की गई कि इसकी वजह से एक दिन में और बाद में फिर एक सप्ताह में किसी भी इस तरह की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्कीम के तहत दुनिया में सबसे ज्यादा खाते, सबसे ज्यादा अकाउंट्स इन अ डे और इन अ वीक वो इसी स्कीम के तहत खुले। तो पीएमजेडीवाई के पास एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी ये रिकॉर्ड होल्डर है किस बात का कि एक दिन में मैक्सिमम अकाउंट्स किसमें खुले, एक दिन में मैक्सिमम अकाउंट खुले थे किसमें, पीएमजेडीवाई में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत की इकलौती ऐसी स्कीम है जिसके पास एक रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड किस बात का है कि ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, मैक्सिमम अकाउंट्स इन वन डे एंड वन वीक। तो एक सप्ताह और एक दिन में सबसे ज्यादा अकाउंट्स खोलने का रिकॉर्ड किसके पास है, इस पीएमजेडीवाई के पास। ठीक है, तो नो फ्रिल्स अकाउंट्स क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा, और ये अफोर्डेबल बैंकिंग क्या है ये भी आपके समझ में आई होगी। तो हमने इसका बात अभी करी कि इस योजना का, स्कीम का फॉर्मर नेम क्या था। तो इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये वाली स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था स्वावलंबन योजना, सॉरी स्वाभिमान योजना। तो इस स्कीम का पहले नाम क्या था, पहले नाम था इसका स्वाभिमान योजना या स्वाभिमान स्कीम, और ये वाली स्कीम 2010 में शुरू की गई थी। तो 2010 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने स्वाभिमान योजना के नाम से ये वाली स्कीम लॉन्च की थी, और बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इसका नाम कर दिया चेंज, और अब क्या नाम हो गया इसका नया नाम हो गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में कोई भी, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जो चाहे वो, जिसकी एज 10 साल से ऊपर है वो एलिजिबल है कि इस पीएमजेडीवाई में अकाउंट खुलवाने के लिए। नो फ्रिल्स अकाउंट्स होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी मिनिमम बैलेंस है और कोई अदर हिडन चार्जेस इस पर नहीं होते। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं या और भी कोई बैंक्स हैं, उन सबको इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि पीएमजेडीवाई में वो अकाउंट्स ओपन करेंगे। तो पीएमजेडीवाई का अकाउंट जो है उसके लिए अलग फॉर्म होता है, उस अलग फॉर्म के अंदर ये अकाउंट खुल सकता है, ये इसमें एक शर्त है। फिर अगली स्कीम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी पीएमजेजेवाई। तो स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या पीएमजेजेवाई। तो जीवन ज्योति योजना बेसिकली इसी दिन यानी एक ही दिन में, कौन से दिन, ये दिन था मई 9, 2015। तो 9 मई 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक साथ दो इंश्योरेंस स्कीम शुरू की थी। तो एक स्कीम का नाम तो क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और दूसरी इस तरह की स्कीम थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 9 मई 2015 को एक साथ दो स्कीम आई। पहली स्कीम तो कौन सी है, पहली स्कीम है पीएमजेजेवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई। तो ये दो स्कीम्स एक साथ एक ही दिन लॉन्च की गई थी, लेकिन दोनों के पर्पज अलग अलग हैं। पहले ये जो है ये जीवन ज्योति योजना, यानी इसमें तो क्या कह रहे हैं वो कि आपको जीवन जीना है। तो आपको जीवन जीना है तो क्या करना होगा कि इसके अंदर कौन लोग हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जिनकी एज है 18 से 50 साल तक। तो ऐसे लोग जिनकी एज कितनी है 18 से 50 साल तक, दे आर एलिजिबल टू स्टार्ट पीएमजेजेवाई पेंशन, वो इंश्योरेंस स्कीम। तो जिनकी भी एज 18 से 50 साल की है उनको यह अधिकार दिया गया क्या कि वो अपने अकाउंट से अटैच करवा सकते हैं क्या, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को। तो इस जीवन ज्योति बीमा योजना का मतलब सीधा सा क्या हुआ कि एक तो ये आपके अकाउंट से सीधा
लिंक होगा। दूसरा इसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी। ऑटो डेबिट फैसिलिटी का मतलब सीधा सा क्या है कि आपको एनुअली एक प्रीमियम देना है, ठीक है। तो क्या करना है, आपको एनुअल प्रीमियम बैंक को देना है। तो जाएगा तो वो बैंक के पास, लेकिन वो इंश्योरेंस कवर्ड किसके पास होगा, इंश्योरेंस कवर करेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो ऑटो डेबिट का मतलब क्या होगा कि एक दिन, यानी कि इसकी जो टाइमिंग है वो है 1 जून टू 31 मई, यानी इस पीएमजेजेवाई का जो कवर है वो कब से कब तक होता है, 1 जून से लेकर 31 मई तक। तो यानी इसका मतलब क्या किया कि 1 जून से स्टार्ट हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये करके पूरा साल गया, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 31 मई से पहले पहले आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो बैंक अकाउंट है, आपको अपनी ब्रांच में जाना है, ब्रांच में जाकर के आपको वो जो वहां पर असिस्टेंट है, जो असिस्टेंट्स के लिए बैठे हुए हैं, उनसे मिलना है और उनसे पीएमजेजेवाई का एक फॉर्म लेना है। उस फॉर्म को आप भरोगे, फिल करने के बाद आप उनको दे दोगे और वो आपके अकाउंट को लिंक कर देंगे, जिससे आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा पीएमजेजेवाई से। तो इसमें क्या होगा कि 31 मई से पहले पहले, यानी लगभग 20 मई से लेकर 31 मई तक आपके अकाउंट से इसका प्रीमियम कट जाएगा, ठीक है। तो पूरे 1 साल को ये कवर करता है। इस तरह से हर साल आपको इसका प्रीमियम देना होता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट नहीं होता है तो फिर वो जो इंश्योरेंस का रकम गई थी वो वापस नहीं मिलती, वो सरकार के पास चली जाती है। तो ये इस तरह की स्कीम है क्या, पीएमजेजेवाई। लेकिन इसमें जो पैसा मिलता है, यानी जो इसका अमाउंट है जो मिलता है बेनिफिशियरी को, वो है मैक्सिमम 2 लाख रुपीस। तो बेनिफिशियरी को मिलने वाला पैसा कितना है इसमें, मैक्सिमम 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो अगले बात पर आते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जीवन, ये पीएमजेजेवाई में एक तो क्या हुआ, मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा आपको कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। इसका जो एनुअल प्रीमियम है, तो इसका जाता है क्या, एनुअल प्रीमियम, और वो एनुअल प्रीमियम है 320 रुपए। तो ज्यादा तो नहीं है, यानी अगर आपको 320 रुपए खर्च करके 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है तो कोई नुकसान वाला नहीं है, ठीक है। तो 320 रुपए का हर साल का एनुअल प्रीमियम होगा और उसके बदले कवर कितना मिलेगा आपको, 2 लाख का। तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जो है ये इसका एक बेनिफिट है। चंदन ने पूछा है कि सर इस प्रीमियम का कब तक वैलिड रहेगा और सर कब तक कितना एज तक करेगा। देखो ये वैलिड तो होगा कब तक, यानी 50 साल तक की जो एज है ना, 50 साल तक वाले ही इसको ले सकते हैं, पहला पॉइंट तो ये। अब इस इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपको बताया इंश्योरेंस में, हाँ सॉरी 330 रुपए, 330 रुपए, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या कि ये जो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है ये आपको कब मिलेगा, इन केस ऑफ एनी हार्म, ठीक है। तो कोई नुकसान होता है तो पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, वो तो पैसा गया। 50 साल के बाद वाले एलिजिबल है ही नहीं। एक चीज और, इसको लेने के लिए आपको किसी भी हेल्थ रिकॉर्ड को नहीं दिखाना है। तो विदाउट शोइंग एनी हेल्थ रिकॉर्ड यू आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ स्कीम। तो आप हेल्थ रिकॉर्ड मत दिखाओ तब भी आप एलिजिबल हो उसके लिए, तो वो कोई समस्या इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो आपको प्रीमियम भरना है कब तक, 1 साल के लिए भरना है। तो 50 साल तक वाले इसमें है, तो इसका मतलब क्या है कि 50 के बाद वाले, आपने 50 साल तक तो आप केवल इसको लेने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप 60 साल तक इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें है। ये 2 लाख का लोन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का ये पैसा है, तो फिर वो उस पर कोई किसी तरह कुछ भी नहीं होता। अगली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी PMSBY। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के साथ ही, यानी पीएमजेजेवाई के साथ ही
एक और स्कीम लॉन्च हुई जिसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना जो है इसका और पीएमजेजेवाई में कुछ कुछ डिफरेंसेस थे। जैसे एक तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के, एनुअल प्रीमियम का है। पीएमजेजेवाई का जो एनुअल प्रीमियम है वो 330 रुपए, जबकि पीएमएसबीवाई का एनुअल प्रीमियम केवल 12 रुपए। तो ये दोनों एक ही दिन लॉन्च हुई, ये वाली हमारी बात हुई, यानी 9 मई 2015 को ही लॉन्च हुई। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो एनुअल प्रीमियम है ये कितना है, ये है केवल 12 रुपए। तो उसका 330 रुपए, इसका केवल कितना है, 12 रुपए। अब ये बेसिकली किस बात के लिए, ये है अगर डेथ हो जाती है तो अनफॉर्चुनेटली या तो डेथ हो या फिर कोई परमानेंट एक्सीडेंट इस तरह का हो कि उसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी है। तो इन केस ऑफ डेथ, तो इन केस ऑफ डेथ कितना पैसा मिलेगा, इन केस ऑफ डेथ पैसा मिलेगा 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो एक तो ये है, दूसरा है इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। तो दूसरा क्या है, इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। तो अगर एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, मान लीजिए कोई पैर कट गया हो, हाथ कट गया हो, या और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस कंडीशन में मिलते हैं 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। बस दूसरी चीज क्या है कि उधर ऑटो डेबिटिंग है, यहां भी ऑटो डेबिट होता है। तो यहां भी वही है, सेम ऑटो डेबिट होता है। ठीक है, ये भी 1 जून टू 31 मई सेम वही है। तो 1 जून से लेकर 31 मई तक है। तो 1 जून से 31 मई तक अगर आप वही अपने बैंक अकाउंट को इससे भी लिंक करते हो तो एनुअली 12 रुपए कटेंगे। और वो कब कटेंगे, वही 31 मई से पहले पहले। तो 31 मई से पहले पहले 12 रुपए कटेंगे, और 12 रुपए कटने के बाद में जो इंश्योरेंस कवर कितना मिलता है, 2 लाख रुपए अगर डेथ होती है तो, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो फिर 1 लाख रुपए। ठीक है, ये इसके अंतर्गत है। बाकी जो फीचर्स हैं वो इनके दोनों के सेम है। देखो 50 से पहले आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि इन दोनों ही जो स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम, इन दोनों में वही 18 से 50 की है। ठीक है, तो 50 से पहले आप एलिजिबल हो तो 50 के बाद भी प्रीमियम तो कटेगा ना। 50 से पहले केवल एलिजिबल हो अपने अकाउंट से पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई को लिंक करने के लिए, लेकिन 50 के बाद भी आपके अकाउंट से तो पैसा कटेगा अगर आप इसको बनाए रखना चाहते हो तो। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी जो है इसके अंतर्गत, इसकी एलिजिबिलिटी है 18 टू 70 ईयर्स। उसकी एलिजिबिलिटी कितनी थी, 18 टू 50 ईयर्स। इसकी कितनी, 18 टू 70 ईयर्स। ठीक है, तो दूसरा इसमें बेनिफिट जो है इसका वो है 2 लाख रुपीस। इसका बेनिफिट है 2 लाख रुपीस अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो। ठीक है, फिर इसके बाद अगली स्कीम आई कौन सी, अटल पेंशन बीमा, अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई। तो अगली जो हमारी स्कीम है वो है एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना। ये जो अटल पेंशन योजना थी ये भी पहली नहीं थी, अटल पेंशन योजना से पहले भी एक इसी तरह की स्कीम चल रही थी। तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में एक स्कीम ऑलरेडी चल रही थी जिसका नाम था स्वावलंबन योजना। तो ये है इसका पुराना नाम। तो अटल पेंशन योजना का पुराना नाम क्या है, अटल पेंशन योजना का पुराना नाम है क्या,
स्वावलंबन योजना। ठीक है, तो स्वावलंबन योजना है क्या, ये बाद में इसका नाम क्या चेंज हो गया, अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना है APY। आपने एक नाम सुना होगा NPS, तो ये नाम शायद आपने सुना होगा NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या सिस्टम होता है कि पहले जो पेंशन मिला करती थी वो पेंशन अब बंद हो चुकी है। 2004 के बाद अगर किसी का भी जॉब लगती है तो सिचुएशन में वो पेंशन पाने के लिए एलिजिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले जो पेंशन मिला करती थी उस पेंशन का पैसा गवर्नमेंट आपसे ले लिया करती थी। ठीक है, आपके सैलरी से वो कट जाता था। उसकी जगह पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको वो पैसा देना शुरू कर दिया, यानी जो पैसा पहले गवर्नमेंट पहले ही काट लिया करती थी PF RDA वाली, वो अब उसको पैसा वापस करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या किया इसमें कि आपकी मर्जी है, आप स्कीम पेंशन वाली स्कीम लेते हो या नहीं लेते हो। पहले वो स्कीम कंपलसरी थी, अब वो स्कीम कंपलसरी नहीं है। आपको क्या करना होगा कि आपको बेसिकली NPS की तरफ जाना होगा, यानी न्यू पेंशन स्कीम की तरफ जाना होगा। तो ये न्यू पेंशन स्कीम जो है ये बेसिकली किसके लिए थी, ये न्यू पेंशन स्कीम ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की है, यानी संगठित क्षेत्र। तो न्यू पेंशन स्कीम किसकी है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर या संगठित क्षेत्र की है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है कि जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उन सबकी सैलरी एक ही दिन ट्रांसफर होती है, एक ही दिन उनके अकाउंट में जाती है। ठीक है, उनको NPS भी मिल रहा है, उनको बाकी प्रोविडेंट फंड भी मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो ग्रेचुटी वाली जितनी भी ये स्कीम्स होती हैं उनका उसको फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो स्कीम चल रही है वो कौन सी है, न्यू पेंशन स्कीम। ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हर महीने अपना पैसा जो उनको सैलरी का मिलता है उसका एक हिस्सा वो NPS में कटवाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, लेकिन वो उसकी मर्जी है वो अपने अकाउंट को उससे लिंक करता है कि नहीं करता। ठीक है, अब दूसरी ये वाली जो स्कीम शुरू की गई कौन सी, अटल पेंशन योजना। इस अटल पेंशन योजना का जो पर्पस था वो था अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ना, यानी असंगठित क्षेत्र के लिए। तो ये वाली किसके लिए, ये है असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं या कोई मजदूरी करने वाले लोग हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइज होकर काम नहीं करते, जो इंडिविजुअली रोज काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एलिजिबल माना किसके लिए, अटल पेंशन योजना के लिए। तो अटल पेंशन योजना के लिए क्या होगा कि बेसिकली इस अटल पेंशन योजना को PMJDY से लिंक कर दिया। तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इसके साथ अगर कोई भी लोन लेना चाहता है, कोई भी पेंशन स्कीम में आना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको PMJDY में एक अकाउंट खुलवाना होगा। अब वो अकाउंट जो है उसमें अटल पेंशन योजना को भी लिंक करना होगा। तो दोनों इसमें लिंक हो गए, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों जरूरी हुई। तो इसमें पहली एलिजिबिलिटी तो क्या हुई कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होना चाहिए, ये इसकी पहली है। दूसरा इसमें क्या रखा है कि मिनिमम एक साल के अंदर मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 12,000 उसको जमा करने। ठीक है, तो इसमें क्या सिस्टम रखा कि जिसने भी अटल पेंशन योजना में अपना खाता खुलवाया है या अटल पेंशन योजना का वो बेनिफिशियरी होना चाहता है तो वो उसको पर मंथ कम से कम 1000 रुपए डिपॉजिट करने हैं। अब मिनिमम है 1000 और मैक्सिमम है 5000। तो इसकी जो कैटेगरीज है, ठीक है, उसमें क्या क्या है उसमें कि मिनिमम अमाउंट जो इसमें डिपॉजिट करना है वो है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो 1000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करना है उसको अपने अटल पेंशन योजना वाले अकाउंट में। दूसरा क्या करना है उसको, लेकिन पर मंथ का मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो होगा कितना, 5000 रुपीज। तो मिनिमम तो कितना है 1000 एक मंथ में, और मैक्सिमम एक ही मंथ का कितना है, ये है 5000 रुपए।
तो ये तो हमने बात करी एक मंथ की। तो एक महीने में मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम कितने 5,000 रुपए तक वो डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, फिर मिनिमम अमाउंट इन अ ईयर, तो मिनिमम अमाउंट इन अ ईयर, क्योंकि हर महीने कितना डिपॉजिट करना है उसको 1,000 रुपीज, तो इस हिसाब से मैक्सिमम कितना 12,000 रुपीज मिनिमम उसको डिपॉजिट करने ही करने। तो अगर वो 12,000 रुपीज डिपॉजिट नहीं करेगा एक साल के अंतर्गत, यानी हर महीने 1,000 रुपए और पूरे साल 12 महीने में कितने 12,000 रुपए, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उस कंडीशन में वो एपीवाई के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो पैसा डिपॉजिट करने वाली है वो नहीं करेगी। तो मिनिमम 12,000 रुपए उसको जमा करने कितने में एक साल के अंदर, और 12,000 रुपए ही देगी उसको कौन, इंडियन गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन किसका है, कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है और कंट्रीब्यूशन उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयर का भी है। तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से अटल पेंशन योजना जो है वो चलेगी। दूसरा इसमें क्या है, इसकी मिनिमम एज रखी है क्या 20 ईयर, यानी वो 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और इसकी मैक्सिमम एज जो है वो रखी है 40 ईयर। तो एलिजिबल कौन है इसके लिए, जिसकी एज 20 to 40 ईयर्स है। तो 20 ईयर्स से कम वाला और 40 ईयर से ज्यादा वाला इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो अमाउंट है ये इनको जमा करवाना है टिल 60 ईयर्स ऑफ देयर एज। तो जब तक वो 60 साल के नहीं हो जाते तब तक वो क्या करेंगे, तब तक वो पैसा उसमें डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी अटल पेंशन योजना का बेनिफिशियर है उसको कम से कम 20 साल तक पैसा डिपॉजिट करना होगा। तो अगर कोई 20 साल तक पैसा डिपॉजिट नहीं करता तो भी वो उसके लिए बेनिफिशियर नहीं होगा। तो ये दो बातें आपको उसमें याद रखनी है। पहली तो कौन सी, मिनिमम एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम कितनी है उसके लिए 40 है। दूसरी चीज, ये जो अमाउंट होगा, जैसे उसने मान लीजिए कि 25 ईयर्स की एज में उसने डिपॉजिट किया, ये अटल पेंशन योजना शुरू करी, तो 25 से लेकर के 60 ईयर्स तक की एज तक वो हर महीने और हर साल के हिसाब से पैसा डिपॉजिट करता रहेगा। पर मंथ मिनिमम 1,000 और पर ईयर मिनिमम 12,000। ठीक है, तो जब वो ये करेगा कितने साल तक, 60 ईयर्स की एज तक, तो ही वो एलिजिबल होगा किसके लिए, अटल पेंशन योजना के लिए। तो ये कुछ बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो इसके अंदर दे रखी हैं। अब हम इस पे इधर आते हैं। तो इसके लिए एलिजिबल कौन है, एलिजिबल होने के लिए एक कंडीशन दे रही है कि ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कंडीशन क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी वो असंगठित क्षेत्र से संबंध रखता हो। एज बिटवीन 18 to 20 ईयर्स, सॉरी पहले मैंने 20 बोल दिया था गलती से, 18 to 40 ईयर्स है इसका। ठीक है, फिर ये बैंक अकाउंट होना चाहिए लिंक्ड विद पीएमजेडीवाई, तो पीएमजेडीवाई के साथ उसका अकाउंट जो है वो लिंक होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा और कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का वो बेनिफिशियर नहीं हो, यानी और कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत वो पैसा नहीं ले रहा हो, ये इसमें जरूरी है। तो इनकम टैक्स देने की उसको जरूरत नहीं है, यानी ये जो भी पैसा लिया जा रहा है उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने किसमें पढ़ी, अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई में। अटल पेंशन योजना के साथ पीएफ रिसीवर एलिजिबल नहीं है, यानी जो प्रोविडेंट फंड को रिसीव कर रहा है वो उसमें होगा कैसे, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। देखो एक चीज और,
हम जो पढ़ रहे हैं ना अटल पेंशन बीमा योजना, इसके लिए क्या किया है कि ये एक है PFRDA। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा प्रोविडेंट फंड वाला, प्रोविडेंट फंड्स वाले मैटर को रेगुलेट करने वाला कौन है, इसको रेगुलेट करता है कौन, PFRDA, यानी प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो प्रोविडेंट फंड वाले मैटर को रेगुलेट करने वाला कौन है, रेगुलेट करने वाला होता है PFRDA। तो PFRDA 2013 में बनाया गया था थ्रू एन एक्ट। इंडियन पार्लियामेंट ने 2013 में PFRDA एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया और उस एक्ट में ये ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका नाम क्या है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली इस अटल पेंशन बीमा योजना को भी जो है वो तय करने का काम भी PFRDA ही करता है। तो ये इसका नोडल एजेंसी है। तो अटल पेंशन बीमा योजना जो है ना, ये APY जो है, इसको लाने वाला कौन है, इसको लाने वाला ये PFRDA, ये आपको इसमें याद रखना। 60 इयर्स एज के बाद उसको कितना पेंशन मिलेगा। देखो जितना पैसा उसने डिपॉजिट किया है, मैंने आपको बताया कि उसने जितना पैसा डिपॉजिट किया है उसका आधा पैसा, जैसे मान लो उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तो 1 लाख रुपए तो उसके और 1 लाख रुपए उसको गवर्नमेंट देगी, तो वो परसेंटेज के हिसाब से फिर वो बटेगा। नेक्स्ट है इसमें, अगर पैसे जमा करते हुए डेथ हो गई बीच में तो पैसे का क्या होगा। अगर पैसे जमा करते हुए मान लीजिए डेथ हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में पैसा हमेशा बेनिफिशियरी को मिलता है। तो जो भी बेनिफिशियरी होगा पैसा हमेशा उसी को मिलेगा, ये आपको इसमें याद रखना है। किसी भी पेंशन स्कीम का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा 60 साल के बाद ही तो मिलेगा ना। देखो हम ये मान के चलते हैं क्या कि कोई भी पेंशन स्कीम होगी, उस पेंशन स्कीम में हमने मान लिया कि जो भी काम करने वाला है वो 60 साल तक तो एक्टिव होता है, 60 के बाद वो एक्टिव नहीं हो पाता। तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि वो 60 साल तक एक्टिव है, इस कंडीशन में प्रॉब्लम जो है ना वो 60 साल के बाद ही तो होगी। 60 साल के बाद वो मेंटली या फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो तब उसको बैठ के खाने के लिए, बैठने के लिए उसको पैसा चाहिए। और वो अश्योरिटी कौन देगा, वो अश्योरिटी या तो NPS देगा या फिर वो अश्योरिटी APY देगा। पेंशन आप किस तरह से लेना चाहते हो वो आपके ऊपर होता है। अब इसमें एक तरीका तो ये है कि आप अगर पैसा एक साथ लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट आपको एक साथ भी पैसा देगी, यानी जिस दिन आप 60 साल के होते हो आप अपना एज डॉक्यूमेंट लगाते हो, तो 60 साल का होने के बाद आप चाहो तो गवर्नमेंट से एक साथ पैसा ले लो, ये कंडीशन है। या फिर आप चाहो तो उसको इंस्टॉलमेंट्स में ले लो। इंस्टॉलमेंट्स में आप ये चाहते हो कि साहब मेरे को तो हर महीने पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी फिर क्या होता है, गवर्नमेंट आपको उस पूरे के पूरे पैसे को जमा कर लेगी और जमा करने के बाद में उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और देगी। तो ये भी एक फायदा हो सकता है। यानी दोनों तरीके हैं कि चाहे तो आप उस पैसे को 60 साल की एज तक लगाओ, 60 साल की एज पे पूरा पूरा ले लो जो भी आपने इकट्ठा किया है वो, या फिर 60 साल के बाद में आप उसका इंस्टॉलमेंट बना लो और हर महीने सरकार से पैसा ले लो। ये दोनों ही तरीके आपके पास हैं। हाँ, बेनिफिशियरी जो होगा उसको भी 60 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं आज, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। देखते रहिए हमारा उड़ान चैनल, और उड़ान ये वाली सारी क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर। ये उड़ान का जो पर्पज है वो सीधा सा यही है कि आपके एग्जाम में जितना भी मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है वो हम आपको यहां पर प्रोवाइड करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।